Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 26, Institutional Representation of Democracy. So students, first we'll discuss Universal Adult Franchise. हम लोगों ने अब तक देख लिया बच्चा डेमोक्रेसी का एवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। पर बच्चा अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में वोटिंग राइट सबके लिए अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ मेल के पास वोटिंग राइट थे, और वो भी कौन से मेल बच्चा, जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी। ओनली प्रॉपर्टाइड पीपल एंड मेल हैड राइट टू वोट। मेल को था, और मेल भी कौन सा, जिसके पास प्रॉपर्टी हो, सिर्फ उसी के पास राइट टू वोट था। फिर बच्चा सफ्रेगेट मूवमेंट हुई 19th और 20th सेंचुरी में, और इसके बाद वीमेन को वोटिंग राइट मिले। बहुत सारी कंट्रीज़ जो आज डेवलप्ड कंट्रीज़ है बच्चा, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, उन कंट्रीज़ ने भी, वो कंट्रीज़ भी अपनी वीमेन को वोटिंग राइट नहीं दी थी 20th सेंचुरी तक। वो कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो पहली कंट्री है यूएसए। यूएसए ने 1920 में फीमेल को वोटिंग राइट दिए, यूनाइटेड किंगडम ने 1928 में, और अगर हम बात करें बच्चा फ्रांस की, तो फ्रांस ने 1946 में वोटिंग राइट वीमेन को दिए। अगर बच्चा इतनी बड़ी बड़ी और डेवलप्ड कंट्रीज़ अगर अपनी फीमेल को वोटिंग राइट नहीं दे पाई, तो थिंक अबाउट द स्मॉल कंट्रीज़, ठीक है। तो सफ्रेगेट मूवमेंट किया वीमेन ने 19th और 20th सेंचुरी में, देन ओनली दे गॉट द राइट टू वोट। पर हम इंडिया इतना अच्छा कंट्री, हमने जिस दिन हम आज़ाद हुए 1947, उसी दिन कह दिया था कि हमारे इंडिया में वन मैन वन वोट वन वैल्यू होगी। इधर यू आर हैविंग प्रॉपर्टी और नॉट, यू आर लिटरेट और इलिटरेट, यू विल हैव राइट टू वोट। पर बेटा जब 18 ईयर एज नहीं होती थी, ठीक है, 88 तक जो वोटिंग एज थी वो थी 21। कितनी थी बच्चा? 21। बच्चा 1988 में वो अमेंडमेंट हुआ, जिसको फॉलो किया हमने 1989 से, और फिर वोटिंग एज कितनी हो गई हमारी? 18। पर 88 के पहले तक वोटिंग एज कितनी होती थी बच्चा? 21। ठीक हुई बात? चलो, तो अब हमारे यहाँ अगर आपकी एज 18 हो जाती है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, यू हैव राइट टू वोट। आप लिटरेट है, इलिटरेट है, आपके पास प्रॉपर्टी है, नहीं है, इससे कोई मैटर नहीं है। बस एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो है आपका 18 ईयर का होना। अगर आप 18 ईयर के हो गए तो आप वोट डाल सकते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं बच्चा? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, जिसका बेस है वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू। चाहे वो वोट मेरा हो, आपका हो, प्रेसिडेंट का हो या प्राइम मिनिस्टर का हो, सबके वोट की वैल्यू इक्वल होती है। सो वी हैव वन मैन वन वोट one value system, that is called universal adult franchise. Why so? Because in India all the people who attend their 18 year of age, they can cast their vote. ठीक है बात? Now elections. चलो, इंडिया में इलेक्शंस होते हैं बच्चा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, लोकसभा के लिए इलेक्शन होते हैं, और हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शन होते हैं, ठीक है। हर 5 ईयर में, वंस इन एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में हमारे इंडिया में लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए इलेक्शन होते हैं। पूरे कंट्री का एक इलेक्शन कमीशन है, जिसका काम क्या है? इलेक्शन कंडक्ट करवाना इंडिया में। और ये ध्यान रखना कि पूरे इंडिया में जब इलेक्शन हो तो वो फ्री और फेयर हो, उनमें कोई माल प्रैक्टिस यूज़ ना हो, कोई रिगिंग ना हो, कोई बूथ कैप्चरिंग ना हो। ये कौन करता है बच्चा? इलेक्शन कमीशन। और इस इलेक्शन कमीशन में होता है एक इलेक्शन कमिश्नर। तो आपका पहले क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कि हु इज़ अवर करेंट इलेक्शन कमिश्नर। हमारे करेंट इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। इलेक्शन कमीशन का हेड कौन होता है बच्चा? इलेक्शन कमिश्नर। और ये बिल्कुल प्रॉपर नज़र रखता है इलेक्शंस के ऊपर कि कहीं कोई भी पर्सन, भले वो कितना ही बड़ा पॉलिटिशियन क्यों ना हो, वो कहीं इलेक्शन में कुछ माल प्रैक्टिसेस, कुछ फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। सारे इलेक्शन फ्री और फेयर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये एक ऑटोनमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो 1950 में सेट हुई थी, क्या? इलेक्शन कमीशन। और इस इलेक्शन कमीशन का हेड होता है इलेक्शन कमिश्नर, और उसका नाम आप मुझे लग के बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि हु इज़ अवर करेंट इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन
is a 3-member body headed by Chief Election Commissioner. Yes, मैंने चीफ नहीं लगाया ना बच्चा. हाँ, तो आपको मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लिख के बताना है. CEC का. किसका? CEC का. कि हु इज़ द करेंट CEC ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. ठीक हुई बात. she is assisted by 2 इलेक्शन कमिश्नर. एक CEC होगा और 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे. तो भले ही आप मुझे ये 2 इलेक्शन कमिश्नर का नाम ना बताएं, पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. 2 मिनट में हो जाएगा. गूगल कर लेना बच्चा और फिर लर्न कर लेना. द इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस द डेट ऑफ द इलेक्शन. इलेक्शन कब होंगे, किस डेट पे होंगे, ये इलेक्शन कमीशन बताता है. फिर कोड ऑफ कंडक्ट बताता है जिसको हर पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करना पड़ता है. और फाइनली रिजल्ट दे देगा. इलेक्शन किस डेट को होगा, कैसे कोड ऑफ कंडक्ट होंगे, मतलब कौन से कोड ऑफ कंडक्ट हैं जो हर पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करने हैं, रिजल्ट, ये सब किसका ही काम है बच्चा? इलेक्शन कमीशन का. At the end of the election, the commission submit a list of the successful candidate. और एक बार इलेक्शन हो जाए तो सक्सेसफुल कैंडिडेट की लिस्ट भी कौन ही देता है बच्चा? इलेक्शन कमीशन. ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू करता है इलेक्टोरल फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड. और इसको बच्चा इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड. ये आपकी बुक में लिखा है इलेक्टोरल फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड EPIC. और मैं और बोल रही हूँ ना, या तो इलेक्टोरल फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड. ये कौन इशू करता है बच्चा? इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन का पहला काम होगा, देखो अगर कहीं पर भी इलेक्शन करवाने हैं तो पहले तो हमारे पास वोटर्स लिस्ट होनी चाहिए कि कितने एलिजिबल वोटर्स होंगे जो वोट डालेंगे, है ना. तो इलेक्शन के पहले इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट प्रिपेयर कराता है. वोटर लिस्ट में नेम्स होते हैं बच्चा हर उस पर्सन के जो एलिजिबल है वोट डालने के लिए. कमीशन देन इशू इलेक्टोरल फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू कर देता है हर उस पर्सन को जिसका नाम वोटर लिस्ट में होता है. ठीक है बात. हु आर रिक्वायर्ड टू कैरी इट व्हेन दे गो टू कास्ट वोट. जब भी हम वोट डालने जाएंगे ना बच्चा, आप लोगों के मम्मी पापा का होगा, आज ही बोलना मम्मी पापा को तो वो आपको दिखाएंगे. तो जब भी वो वोट डालने जाएंगे तो अपने EPIC को, इलेक्टोरल फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड को लेके जाएंगे. वोटिंग इन इंडिया इज़ डन थ्रू सीक्रेट बैलेट. अब इंडिया में जो वोटिंग होती है वो किसके थ्रू होती है बच्चा? सीक्रेट बैलेट. जब आप वोट डाल रहे होते हैं, यहाँ पर वो मशीन होती है EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. यहाँ पर आप खड़े होते हो, यहाँ पर वोट डालते हो और इस तरीके से ये पैक होता है. मतलब आप किसको वोट डाल रहे हो ये आपके अलावा कोई और नहीं देखता है. This means that vote cast by each voter is kept confidential. ठीक है. जो भी वोटर वोट डालने वाला है उसने किसको वोट दिया है ये किसी को पता नहीं चलता है, ये कॉन्फिडेंशियल होता है. ठीक है बात. तो वोटर लिस्ट बन गई, सबको इलेक्टोरल फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो गए. उसके बाद इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. इलेक्शन स्मूथली कंडक्ट हो इसलिए हम कंट्री को बहुत सारी यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसी यूनिट को क्या बोलते हैं बच्चा? कॉन्स्टिट्यूएंसी. फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन द एंटायर इंडिया इज डिवाइडेड इनटू numbers of small constituency and the base of division of constituency is population. ये जो constituency होती है बच्चा ये एरिया के बेसिस पे डिवाइडेड नहीं होती. किस बेसिस पे डिवाइडेड होती है? पॉपुलेशन. 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल पॉपुलेशन होगी, ये इंश्योर कराता है इलेक्शन कमीशन. कॉन्स्टिट्यूएंसीज जनरली हैव द सेम नंबर ऑफ वोटर्स. जैसे मैंने बोला 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी, भले एक A है और दूसरी B है, दोनों का एरिया हो सकता है कम और ज़्यादा हो, पर उनमें रहने वाले जो वोटर्स होंगे उनका नंबर सेम होना चाहिए. 1 रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी. हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर इलेक्ट होगा.
इलेक्शंस आर हेल्ड एट बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लेवल। देखो सेंट्रल लेवल के लिए भी इलेक्शन होते हैं और स्टेट लेवल के लिए भी इलेक्शन होते हैं। सेंट्रल लेवल में जो इलेक्शन होते हैं उनसे कौन बनता है बच्चा? प्राइम मिनिस्टर। और स्टेट लेवल पे जो इलेक्शन होते हैं उनसे कौन बनता है? हमारा चीफ मिनिस्टर। मैं जिस स्टेट में रहती हूँ मेरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। अब आप लोग आपके स्टेट के सीएम का नाम मुझे बताएंगे। हमारे पीएम तो कौन है? नरेंद्र मोदी, है ना। मेरे स्टेट के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। यू नीड टू राइट योर स्टेट सीएम नेम इन कमेंट सेक्शन। इलेक्शंस आर हेल्ड एट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। सेंट्रल में हम हमारे पीएम के लिए वोट डालते हैं और स्टेट में हम हमारे सीएम के लिए। अच्छा एक्चुअल में बताऊं तो ना ही तो हम पीएम के लिए वोट डालते हैं ना ही हम सीएम के लिए वोट डालते हैं। हम वोट डालते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव के लिए। किसके लिए बच्चा? रिप्रेजेंटेटिव के लिए। फिर हम जिन रिप्रेजेंटेटिव को चुन के लोकसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजते हैं ये लोग इलेक्ट करते हैं हमारे सीएम को और हमारे पीएम को। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड टू लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर में जो बंदा चुन के जाता है उसे हम एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट होके पार्लियामेंट में जाता है उसे हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। तो हमने जिसको इलेक्ट किया लोकसभा इलेक्शंस में वो बनेगा एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जिसको हमने स्टेट लेजिस्लेचर में इलेक्ट किया है वो बनेगा एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। 2 हाउस होते हैं बच्चा पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा। कितने हाउस होते हैं पार्लियामेंट के? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम लोअर हाउस भी बोलते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। और लोकसभा के जो मेंबर हैं उन्हें लोग डायरेक्टली चुनते हैं। और ये जो राज्यसभा के लोग होते हैं इनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इन्हें हमारे चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं एमएलएज वो लोग इलेक्ट करते हैं। नाउ इलेक्टोरल प्रोसेसेस। जो इलेक्टोरल प्रोसेस होती है बच्चा ये बिगिन होती है जब इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस कर देता है इलेक्शन की। तो इलेक्टोरल प्रोसेस की शुरुआत कैसे होगी? once the date of election is decided or announced by the इलेक्शन कमीशन। जैसे ही इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट दे देगा, अनाउंस कर देगा, इलेक्टोरल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए या लोकसभा के लिए तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए बच्चा? 25 ईयर मिनिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है पर कम से कम आप 25 साल के होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा। कितनी चाहिए बच्चा आपकी एज? 25 ईयर्स। इतनी मिनिमम होनी चाहिए, इससे ऊपर होगा एबव हो गए तो भी चलेगा पर कम से कम इतने तो होने ही चाहिए। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनको अपने आप को रजिस्टर कराना होता है किसके पास? इलेक्शन कमीशन के पास। पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्ट करती है कैंडिडेट्स को जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है। सो स्टूडेंट जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ इंडिया में, भले वो आप हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो इंडिया में, उसको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है किसके पास? इलेक्शन कमीशन के पास। पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्ट करती है कैंडिडेट्स को जो उनके बिहाफ पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा। ठीक है, वो व्यक्ति जो इंटरेस्टेड है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने में वो किसी ना किसी पार्टी के साथ अलाय करेगा, है ना। और हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से लोगों को चुनेगी क्योंकि उसको वो सीट जीतनी होती है तो वो हर किसी को तो टिकट नहीं दे देगी। So the person who want to contest election on behalf of the party from each constituency, हर पार्टी अपने अपने कैंडिडेट नॉमिनेट कर देगी, बता देगी।
सम कैंडिडेट्स डू नॉट बिलोंग टू एनी पार्टी, पर कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बिलोंग करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। क्या बोलते हैं बच्चा? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अगर 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तो व्हाट विल यू आंसर? द कैंडिडेट हु डू नॉट बिलोंग फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर contesting election, he is contesting election but not allied with any political party, is called independent candidate। वो बंदा जिसने इलेक्शन तो लड़ना है पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाई नहीं करना है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता है, उसे हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बोलेंगे। वंस द कैंडिडेट आर सेलेक्टेड, जैसे ही सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे वो अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकते हैं। द नॉमिनेशन पेपर आर देन स्क्रूटनाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन। सारे नॉमिनेशन पेपर्स को कौन सिलेक्ट करता है बच्चा? इलेक्शन कमीशन। फिर इलेक्शन कमीशन के कुछ क्राइटेरिया है, वो उस बेसिस पे वो सारे पेपर्स को चेक करती है। या तो वो पेपर्स, नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो जाएंगे या हो सकता है रिजेक्ट भी हो जाए। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है जो वोटर्स को बताता है कि उनकी पार्टी के प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ क्या क्या है। आप सब ने वो नायक मूवी देखी होगी ना, अनिल कपूर वाली, है ना, जिसमें वो अमरीश पुरी का इंटरव्यू लेता है, तो उसको शुरुआत में इंटरव्यू के टाइम में वही दिखाता है ना, ये आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो है, जिसमें लिखा था घर घर में बिजली आएगी, है ना, वो इलेक्शन मैनिफेस्टो। तो हर पार्टी का बच्चा अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है जिसमें वो अपने प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ को लिखते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ कैंपेनिंग करना स्टार्ट कर देती हैं इलेक्शन के लिए। आफ्टर द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड अनाउंस, जैसी फाइनल लिस्ट कैंडिडेट की कि इस पर्टिकुलर सीट से ये व्यक्ति लड़ेगा, इस पर्टिकुलर सीट से ये कैंडिडेट होगा, फिर क्या करती हैं ये लोग, सारे लोग अपनी अपनी कैंपेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी उसके बाद कैंपेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। कैंपेनिंग स्टॉप्स 48 आवर बिफोर पोलिंग टेक प्लेस। पोलिंग मतलब जब वोट डाले जाएंगे उसके 48 आवर पहले से सारी कैंपेनिंग बंद हो जाती है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर अलाउड टू यूज़ इलेक्टोरल सिंबल। हर पॉलिटिकल पार्टी को अलाउ है कि वो अपना इलेक्टोरल सिंबल का यूज़ करे। थिंकिंग हॉट है ना, एनालिटिकल इसमें पूछा है कि इलेक्शन कमीशन ने ये मैंडेटरी कर रखा है कि इलेक्शन के 48 आवर्स बिफोर आपको कैंपेनिंग रोक देनी है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्शन साइलेंस। अब 1 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्शन साइलेंस? सो इट इज़ मैंडेटरी बाय इलेक्शन कमीशन दैट नो पॉलिटिकल पार्टीज इज अलाउड टू डू कैंपेनिंग before 48 after और बिफोर 48 आवर्स ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन ने ये बिल्कुल गाइडलाइन दे दी है कि इलेक्शन होने के 48 आवर पहले आप कोई भी कैंपेनिंग नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसे क्यों किया होगा? वाई डू यू थिंक दिस रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड? ऐसा क्यों किया गया होगा? फिर से मैं बताती हूँ कि इलेक्शन कमीशन ये बोलता है बच्चा कि 48 आवर्स बिफोर आपको इलेक्शन कैंपेनिंग स्टॉप कर देनी है। यू हैव टू स्टॉप ऑल योर कैंपेनिंग प्रोग्राम बिफोर 48 आवर ऑफ इलेक्शन, बिकॉज इलेक्शन कमीशन डोंट वांट दैट द वोटर्स कैन चेंज देयर डिसीजंस फॉर फ्रीबीज, फॉर एनी ऑफ द फियर, है ना। कई बार डर के कारण, कई बार छोटी छोटी 100 रुपये, 200 रुपये, एक लिकर की बॉटल, एक ब्लैंकेट के लिए लोग अपना डिसीज़न ना चेंज करें एंड मोमेंट पे, इसीलिए कैंपेनिंग 48 आवर पहले बंद हो जाती है। कोई फोर्स ना हो उनके ऊपर, कोई फ्री भी का लालच ना दे उनको ऑन द स्पॉट, इसीलिए 48 आवर पहले कैंपेनिंग बंद हो जाती है। ये है बच्चा EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ होता है रिकॉर्ड करने के लिए वोट्स को। इसमें नेम ऑफ कैंडिडेट्स होता है, यहाँ कैंडिडेट का नेम होगा, यहाँ साइन होगा, वो मतलब बटन है, आप इसको दबाओगे तो इस कैंडिडेट को चला जाएगा, इसको दबाओगे तो ये कैंडिडेट को चला जाएगा। तो यहाँ कैंडिडेट के नेम होते हैं और यहाँ बटन आप दबा सकते हो। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड द वोट्स। इसमें कैंडिडेट के नाम होते हैं, कैंडिडेट का सिंबल होता है,
वोटिंग मशीन के ऊपर। वोटर को सिर्फ एक बटन प्रेस करनी होती है, जिस भी कैंडिडेट को वो चाहे उसके नाम के पड़ोस में, अपनी पसंद के कैंडिडेट के नाम के पड़ोस में जो बटन है उसे प्रेस कर दे। दीज मशीन्स आर सील्ड आफ्टर वोटिंग एंड। सो जैसे ही वोटिंग ख़त्म होती है ये मशीन्स को सील कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? सील कर दिया जाता है। ठीक हुई बात। पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म करती है बच्चा बेस का इलेक्टोरल प्रोसेस इन डेमोक्रेसी। अगर आज इलेक्टोरल प्रोसेस है डेमोक्रेसी में तो उसका बेस पॉलिटिकल पार्टीज़ ही हैं बच्चा। ये कॉम्पीट करती हैं एक दूसरे के साथ, काय के लिए? फॉर गेटिंग सिटीजन्स वोट। पॉलिटिकल पार्टी वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी कॉमन आइडियोलॉजी होती है। पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु इज़ हैविंग कॉमन आइडियोलॉजी। व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी? 1 मार्क का क्वेश्चन। पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु इज़ हैविंग कॉमन आइडियोलॉजी। वो लोग जिनकी कॉमन आइडियोलॉजी होती है वो अपने एक ग्रुप बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? पॉलिटिकल पार्टी। और इनका एम क्या होता है? गवर्नमेंट फॉर्म करना। क्या एम होता है बच्चा पॉलिटिकल पार्टी का? अपनी गवर्नमेंट बनाना। हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। अगर हम चाइना को देखें बच्चा तो चाइना सिंगल पार्टी सिस्टम है। कौन सी पार्टी है वहाँ पर? CCP, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। अगर हम USA और UK को देखें बच्चा तो यहाँ पर ड्यूअल पार्टी सिस्टम है, 2 पार्टीज़ हैं। पर हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। इस सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टीज़ होती हैं जिन सबकी अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है फॉर इलेक्शन। बच्चा पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश के किसी एक कोने में नहीं है, थ्रू आउट इंडिया आपको मिल जाएंगी। ठीक है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होंगी जो किसी पर्टिकुलर स्टेट तक सीमित होंगी, है ना। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी होंगी जो हमारे कंट्री के हर कोने में मिल जाएंगी। पर पॉलिटिकल पार्टीज़ तो हम पूरे इंडिया में आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। पर वो पॉलिटिकल पार्टी जो पूरे इंडिया में अवेलेबल हैं उन्हें हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ बोलते हैं। और वो पार्टी जो किसी स्पेसिफिक एरिया में अवेलेबल है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चा? रीजनल पार्टी। क्या बोलते हैं? रीजनल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज़ का सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है पूरे इंडिया में। ऐसी पार्टी को हम नेशनल पार्टी बोलते हैं। मेजर नेशनल पार्टीज है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी INC और BJP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। वो पॉलिटिकल पार्टी जिनका इन्फ्लुएंस सर्टेन रीजन तक ही है, एक पर्टिकुलर स्टेट तक ही है। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं बच्चा क्या? स्टेट पार्टीज, रीजनल पार्टीज। कुछ मेजर रीजनल पार्टीज़ हैं ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्रा AIADMK ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्रा कज़गम, द्रविड़ा मुन्नेत्रा कज़गम DMK। एक पार्टी DMK है, एक AIADMK, 2 पार्टीज़ हैं। ये स्टेट या रीजनल पार्टीज़ हैं। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्रा कज़गम और द्रविड़ मुन्नेत्रा कज़गम। द नेशनल कॉन्फ्रेंस असमगण परिषद, तृणमूल कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल, तृणमूल कांग्रेस, ये रीजनल पार्टीज़ के नाम हैं। वो पार्टीज़ जिसको मेजॉरिटी ऑफ सीट्स मिलेंगी वो गवर्नमेंट बना लेगी, उसे हम रूलिंग पार्टी बोलेंगे। जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जीत के आएंगे वो मेजॉरिटी पार्टी होगी, वो अपनी सरकार बना लेगी। दूसरी पार्टीज़ जिनके कम कैंडिडेट जीत के आए होंगे वो माइनॉरिटी होंगी, वो सब मिलके अपोजिशन बनाएंगी। अपोजिशन का काम होता है कि रूलिंग पार्टी की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर चेक रखना, उन गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछना कि ये पॉलिसी क्यों बनाई, ये प्रोग्राम क्यों बनाया, इस पॉलिसी में ये कमी है, ये पॉलिसी अच्छी नहीं है। ये अपोजिशन का काम होता है। और स्टूडेंट जितना इम्पोर्टेंट रूलिंग पार्टी होती है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपोजिशन होता है, क्योंकि जब तक अपोजिशन स्ट्रांग नहीं होगा हमारी पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए काम, रूलिंग पार्टी जो चुन के आई है वो हमारे लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि उसे किसी का डर ही नहीं रहेगा ना। कोलिशन गवर्नमेंट, कितनी बार ऐसा होता है बच्चा कि किसी एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी
नहीं मिलती, या 272 सीट्स नहीं मिलती। हमारे लोकसभा में अभी 545 मेंबर हैं, तो अगर आपको मेजॉरिटी मतलब 50% से ज़्यादा आप शेयर मतलब सीट्स लाएंगे तब आप क्या बनेंगे, आप आपकी गवर्नमेंट बना सकते हैं। मतलब कितनी सीट लानी है आपको, 272, वो मैजिकल फिगर है 272। तो कितनी बार ऐसा होता है किसी सिंगल पार्टी को 272 सीट्स नहीं मिलती, तो अब क्या होगा, तब कोalition की गवर्नमेंट बनेगी। कैसे, देखते हैं। लोकसभा में अभी 545 सीट्स हैं जिनका टर्म है 5 ईयर। आपको गवर्नमेंट बनानी है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट बनानी है तो उसे क्या चाहिए, 50% मेजॉरिटी इन लोकसभा। कई बार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कम टुगेदर, साथ में आते हैं। वो व्यक्ति जो सोचते हैं कि यार हमारी आइडियोलॉजी इस पार्टी से तो मिल ही जाती है, वो साथ में आते हैं और अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं। इसी को बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल, जनरल इलेक्शन 2009, कोalition ऑफ पार्टीज कॉल्ड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ये कांग्रेस का अलायंस है। किसका अलायंस है बच्चा, कांग्रेस का। और ऐसे ही एक बीजेपी का अलायंस है जिसका नाम है एनडीए, नेशनल डोमेस्टिक अलायंस। किस पार्टी का है, बीजेपी का। यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, किसका है, कांग्रेस का है। ये सारे लोग साथ में आए और इन्होंने गवर्नमेंट बना ली 2009 में। कोalition की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना पड़ता है ना। अपने एलाइज के साथ एडजस्ट करो तभी आप स्टेबल गवर्नमेंट दे पाओगे। अगर दो लोग साथ में तो आ गए गवर्नमेंट बनाने के लिए, पर बाद में अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं हर चीज़ को, तो फिर गवर्नमेंट गिर जाएगी। इससे बेटर है कि आप एलाई बनाओ और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करो, एडजस्ट करो, तभी आप आपकी गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी दे सकते हो, 5 ईयर रन कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज नोटा, नन ऑफ द एबव। व्हाट इज नोटा, नन ऑफ द एबव। 2013 में सुप्रीम कोर्ट जो हमारा इंडिया का है, उसने क्या किया बच्चा, gave a ruling that voters had a right to select an option called nota, none of the above। मुझे बीजेपी भी नहीं चाहिए, मुझे कांग्रेस भी नहीं चाहिए, मुझे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी नहीं चाहिए, तो मैं किसके ऊपर क्लिक कर सकती हूँ, नोटा के ऊपर, none of the above। And election commission was asked to provide these option beginning with the assembly election 2013। नोटा की शुरुआत कब से हुई, 2013 से हुई। नोटा की शुरुआत कब से हुई बच्चा, 2013 से। ठीक, कोई बात। चलो स्टूडेंट्स, तो होता है हमारा चैप्टर ख़त्म। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। और मैंने 2 क्वेश्चन पूछे, उसके आंसर मुझे चाहिए आप लोगों से, ठीक है।